देखिए, एक बात तो तय है कि आदरणीय प्रशांत किशोर बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, बहुत इम्प्रेसिव बोलते हैं और लोगों को उनका विचार बहुत तेजी से इम्पैक्ट करता है। इसमें तो खैर कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं और उनकी बातें लोगों को डायरेक्ट टच करती हैं। हालांकि अपने आदरणीय मोदी जी भी कुछ कम नहीं है, आदरणीय अमित शाह कुछ कम नहीं है, आदरणीय जेपी नड्डा कुछ कम नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर के बोलने में एक जो टच है ना, वो जो अपनापन एक है, अपने घर का कोई लड़का जैसे कुछ बोल रहा हो, अपने घर का कोई लड़का जैसे कुछ समझा रहा हो, वो बहुत जबरदस्त है और वो लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब आदरणीय प्रशांत किशोर, आदरणीय लालू प्रसाद यादव की राजनीति, आदरणीय तेजस्वी यादव की राजनीति, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमताओं और उनकी समझ पर जिस तरह की बात करते हैं वो भी अविश्वसनीय है, अद्वितीय है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बिहार के शिक्षित पढ़े लिखे वर्ग में ये बहुत बड़ा एक डर है कि आदरणीय तेजस्वी यादव अगर कभी राजनीति में आते हैं, सत्ता की राजनीति में, और बिहार में सत्ता प्राप्त करते हैं, तो कैसी स्थिति होगी लोगों की, किस तरह से सरकार चलेगी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों को संदेह, शक, शुबहा और बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि कोई व्यक्ति जो 10th पास भी नहीं है, वो कहते हैं मैं 9th पास हूं, कुछ लोग उनको 9th फेल कहते हैं, जो भी हो, लेकिन जो व्यक्ति इतना ही शिक्षित है वो व्यक्ति कैसे आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े अधिकारियों को चलाएगा, सेक्रेटरीज को चलाएगा और कैसे पॉलिसीज बनाएगा, कैसे नीति बनाएगा, ये एक बहुत बड़ा डर बहुत बड़े वर्ग में बिहार में है। और बिहार का बहुत बड़ा वर्ग इस बात से बहुत डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है। आदरणीय प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय राबड़ी देवी की सरकार को और आदरणीय नीतीश कुमार के सरकार को किस तरह से रेट करेंगे, उनका बहुत स्पष्ट कहना था, जो मैं बार बार कहता हूं, कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सरकार के समय तो गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं थी, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो तो सिर्फ एक तरह से सामाजिक न्याय का नाम लेके भगवान भरोसे चल रहा था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको कि आप सरकार कह सकें, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको कि आप सिस्टम कह सकें, और वो सारा का सारा जो चल रहा था वो एक तरह से भगवान भरोसे बस था। वो सरकार चुनी गई थी, वो सरकार चुनाव से आई थी और लोगों को आवाज देने के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर जिस तरह की चीजें उस समय हुई वो बहुत दुखदाई थी और इसलिए उसको वो 0 मार्क्स देते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार को वो बेसिकली कहते हैं कि 2013-2014 तक, यानी कि आप ध्यान रखें ये वही दौर है जब पहली बार आदरणीय नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे और अपनी एक अकेली सरकार बनाई थी जिसको बाहर से आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने समर्थन किया था। और उस पीरियड तक के आदरणीय नीतीश कुमार को वो 7, 8, 5, 7 जो भी नंबर वो जरूर देते हैं। उसके बाद के आदरणीय नीतीश कुमार को भी वो कोई मार्क्स नहीं देते। उसके बाद के आदरणीय नीतीश कुमार को वो कोई वैल्यू नहीं देते और वो कहते हैं कि उसके बाद तो वो कुर्सी बचाने में और राजनीति करने में ही लगे रहे। लेकिन वो जब ये बातें कहते हैं तो ये बहुत क्रेडिबल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत विश्वसनीय बात लगती है और ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो सच बोल रहा है। हालांकि मैं बार बार कहूंगा कि बिहार में इस तरह की बातें करने वाले, सच बोलने वाले और इस तरह के फैक्ट्स बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो बहुत मायने नहीं रखता, ज्यादा बड़ा मायने ये रखता है कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं, आप ऐसी क्या डिलीवर करोगे जिसके बारे में लोग आप में इंटरेस्टेड हो, आपको लोग वोट करें, आपको लोग चुनाव जिताएं। हालांकि आदरणीय प्रशांत किशोर को मीडिया ने जिस तरह हाइप क्रिएट किया हुआ है उनका और जिस तरह से उनके बारे में लगातार बातें कर रही है मीडिया की, वो क्या सरकार बना लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों के बाद, और क्या वो एक किंग मेकर के रूप में निकलेंगे या किंग बन के निकलेंगे। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम 10 साल 15 साल तक संघर्ष करने को तैयार हैं। अगले 10 साल 15 साल की पॉलिटिक्स को लेकर वो चल रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि हो सकता है हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में 10 से 15 साल का समय लग जाए। इसमें अगर बिटवीन द लाइंस आप पढ़ने की कोशिश करें तो वो यही कह रहे हैं कि वो अभी कम से कम 2025 के विधानसभा चुनाव में या 2030 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा उथल पुथल करने नहीं जा रहे हैं। और ये एक तरह से उनकी हार मानने की बात है, क्योंकि वो पहले तो जिस कॉन्फिडेंस में चल रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आदरणीय प्रशांत किशोर के साथ यही है कि उनकी जो
विचार की शून्यता है। वो जमीन पर जो समस्याएं हैं उसको तो बहुत अच्छी तरह से रेखांकित करते हैं, बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन करते हैं, लोगों को बहुत अच्छे तरह से बताते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनकी जो पॉलिसी है, वो क्या अल्टरनेटिव पॉलिसी लाएंगे, वो क्या अल्टरनेट लाएंगे जिसमें लोगों को विश्वास करना चाहिए, वो जो उनके पास नहीं है, वो बहुत बड़ी कमी है, जो विचार शून्यता है उनकी। और वही उनकी विचार शून्यता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हालांकि उनकी कुछ बातें नारेबाजी भी हैं और बहुत बड़ी नारेबाजी है। जैसे उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल से हम लगातार कह रहे हैं लोगों को जो पेंशन दी जा रही है, चाहे महिलाओं को या फिर दिव्यांग लोगों को या बुजुर्गों को, वो 400 की राशि बहुत कम है और उसको बढ़ाया जाना चाहिए। आदरणीय प्रशांत किशोर के आपके शहर में, अगर आप बिहार में कहीं जाएं तो जितने भी लोग उनके नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, सबका ये है कि 2000 रुपए का पेंशन मिलेगा। और वो ये कह रहे हैं कि अब बिहार की सरकार ने उसको 1100 रुपए किया है। वो उनके दबाव का नतीजा है, ये सरासर झूठ है। अभी मार्च, अप्रैल, मई के महीने में, जून के महीने में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया जिसको महिला संवाद का नाम दिया था। और इस महिला संवाद में बिहार के सभी गांवों में प्रचार वाहनों के द्वारा, जिसमें बिहार सरकार की उपलब्धि के बारे में बताया गया और बिहार सरकार के कार्यों के बारे में जागरूक किया गया लोगों को, उसके द्वारा लोगों के बीच जाकर लोगों के एस्पिरेशंस को कलेक्ट किया गया। और उस एस्पिरेशन कलेक्शन में ये बात बहुत ज्यादा निकल के आई कि जो पेंशन की राशि है वो बहुत कम है और उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा बहुत तरह की और भी चीजें निकल के आई, जिसमें यह भी था कि लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, महिलाओं को आसपास के सरकारी ऑफिसों में रोजगार मुहैया कराया जाए। और इसके ऊपर बहुत काम भी किया है। आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार ने इसके ऊपर काम किया, लोगों के एस्पिरेशन को सुना और ये जो पेंशन बढ़ाने की बात हुई ये उससे निकल कर आया है। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर मीडिया की उपज है, आदरणीय प्रशांत किशोर एडवर्टाइजमेंट की उपज है और आदरणीय प्रशांत किशोर ने मीडिया, सोशल मीडिया और इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके अपनी राजनीति बनाई है, अपनी पहचान बनाई है। इसलिए वो उसकी क्रेडिट लेने के लिए पहले ही कूद पड़े। और ये सरासर झूठ है, लेकिन वही है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनकी हाइप बहुत ज्यादा है। वो ये कहते हैं कि जिनको आप बिहार का राजनीतिक विश्लेषक जो बिहार के बारे में बात करते हैं उनसे ये पूछ लो कि बिहार में प्रमंडल कितने हैं, यानी कमिश्नर ऑफिस कितने हैं, बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आदरणीय प्रशांत किशोर को, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और 9 प्रमंडल हैं। साथ ही साथ बिहार में 534 ब्लॉक हैं और 534 ब्लॉक में 5 और 3 पंचायतों से लेकर 28 और 35 पंचायत तक है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आदरणीय प्रशांत किशोर का जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल पर चला गया है। या तो वो हाइप बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, या वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, या फिर इतने नाइव हैं कि वो ये सोचते हैं कि उनको जो जानकारी है वो किसी को जानकारी नहीं है और सिर्फ उन्हीं के पास ब्रह्म ज्ञान है, वही लोगों को बता सकते हैं, वही लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, बिहार के हर चौक चौराहे पर इस तरह के ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग घूमते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर के लिए मैं एक चैलेंज देता हूं, हालांकि आदरणीय प्रशांत किशोर तक क्या पता ये बात पहुंचे ये नहीं। आदरणीय प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि बिहार में कितने रेवेन्यू विलेज हैं, उनमें से कितने बेचिरागी रेवेन्यू विलेज हैं, कितने चिरागी रेवेन्यू विलेजेस हैं, और उन रेवेन्यू विलेजेस में कितनी रात रुके हैं, वो कितने रेवेन्यू विलेजेस में उन्होंने विजिट किया है और कितने रेवेन्यू विलेजेस से उन्होंने एस्पिरेशन लोगों के निकाला है, जो वो आदरणीय नीतीश कुमार को इस तरह चैलेंज कर रहे हैं कि उनको जमीन की हकीकत नहीं पता है और वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने बरसों तक समाज की धूल खाई है, सड़कों की धूल खाई है, उनको जब वो ये बातें बता रहे हैं तो उनको भी बताना चाहिए कि पिछले 2 साल या 3 साल में 2022 के 2 अक्टूबर से उन्होंने शुरू किया था, इस पीरियड में वो कितने रेवेन्यू विलेजेस में गए और उन्होंने क्या डिफरेंस क्रिएट किया है। हालांकि वो आदरणीय तेजस्वी यादव को मैट्रिक पास करने की चुनौती देते हैं और ये बहुत सही बात वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हों, अगर वो व्यक्ति मैट्रिक पास नहीं करता है, 10th पास नहीं करता है और इस नाम पे कि वो खेलने चला गया, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव का लोकसभा में दिया हुआ बयान है कि आईपीएल को बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनके बेटे को सिर्फ ड्रिंक्स और टॉवेल उनसे ढुलवाया जा रहा था। तो ये सही बात है कि वो ना क्रिकेट के फील्ड में कुछ कर पाए, ना ही वो पढ़ाई के फील्ड में कुछ कर पाए, तो वो किस तरह से बिहार को चमकाएंगे, बिहार के बारे में उनके पास क्या आइडिया है, उनको बताना चाहिए। और ये बहुत सही सवाल वो उठा रहे हैं जिसके लिए मैं उनको फुल मार्क्स दूंगा। हालांकि आदरणीय प्रशांत किशोर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी खड़े हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर के साथ जन सुराज में नए जुड़ने वाले नेता और उनके साथ जो पुराने अफसर जुड़े हुए थे, कुछ रिटायर्ड अफसर जो जुड़े हैं, क्या वो अवसरवादी नहीं है? क्या जो
नए अफसर जुड़े थे अपने पोस्ट से रिजाइन देकर, वो फिर से कश्मीर के जो आईएएस थे शाह फैजल, उनकी तरह वापस जॉब में नहीं जा सकते हैं या जा सकते हैं, इसके बारे में सवाल उनसे किया जाना चाहिए। और भारतीय मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि इंपॉर्टेंट बातों पर वो ध्यान दें, बजाय कि हाइप क्रिएट करने और टीआरपी कलेक्ट करने के। अभी आदरणीय प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप को अपने पार्टी में ज्वाइन करवाया, तो आदरणीय प्रशांत किशोर को यह समझना होगा कि अभी 2024 के इलेक्शन के पहले तो मनीष कश्यप जुड़े थे बीजेपी से। जब इस तरह के अवसरवादी लोगों को वो लेकर अपने साथ चलेंगे तो उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे, और उनकी अवसरवादिता को देखा जाएगा, उनके हिस्ट्री को देखा जाएगा। उन्होंने ये बताया कि येन केन प्रकारेण चुनाव जीतने के बारे में उन्होंने कम से कम 12-15 सरकारों को बताया है और 12-15 लोगों को बताया है, और उस तरह से वो चुनाव जीते। तो अभी जो वो पूरा हाइप क्रिएट करके चल रहे हैं, वो भी क्या येन केन प्रकारेण सिर्फ चुनाव जीतना या विधायक कुछ चुने जाना, सरकार बनाना, या फिर एक तरह से किंग मेकर बनने की कोशिश नहीं है उनकी। 2-3 पॉइंट्स पर आदरणीय प्रशांत किशोर को क्लैरिटी देने की आवश्यकता है। वो ये कहते हैं कि 80% हिंदुओं के देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 40% वोट आता है, तो 40% हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है। फैक्चुअली ये इनकरेक्ट है। वो इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनको भी हिंदुओं का वोट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, अगर आदरणीय प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि ये 40% ही भारतीय जनता पार्टी का वोट है, तो ये उसी तरह का वामी कुतर्क है जिसमें पहले कहा जाता था कि 31% वोट मिले हैं, तो 69% वोट भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है। ये 69% वोट कभी एक हो पाए क्या? उत्तर प्रदेश में एक हो पाए क्या? आदरणीय मायावती और आदरणीय अखिलेश यादव साथ में आए तो भी वो नहीं कर पाए। तो इसलिए ये कहना कि वो सारा का सारा अगेंस्ट वोट भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है, ये सही नहीं। वो 2 और 2 को मिला देने से राजनीति में कभी 4 नहीं होता। ये आदरणीय अमित शाह बहुत क्लैरिटी के साथ कहते हैं और ये बहुत सही बात है। वो 2 और 2 24 भी हो सकता है और 2 और 2 0 माइनस में भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने तो यही सिखाया है, और उत्तर प्रदेश को अगर आदरणीय प्रशांत किशोर नहीं समझ रहे, चाहे वो 2017 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आदरणीय मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी का हश्र हुआ, उसके बाद भी अगर वो समझने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद ये सवाल उनसे बनता है कि क्या उनको सही में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आती है या सिर्फ वो जीतने वाले घोड़े पर ही दाव लगाते हैं। ये उनकी भाषा दरअसल कांग्रेस की भाषा है, और इसीलिए उनके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है कि क्या वो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। उनके प्रेजेंटेशन में ऐसा क्या था कि कांग्रेस ने उनको अपने साथ नहीं लिया और उसके बाद उन्होंने जन सुराज बनाया? क्या ये जो जन सुराज है इसमें कांग्रेस का कुछ इंटरवेंशन है? क्या ये जन सुराज कांग्रेस के लिए एक प्रेशर कुकर की तरह काम कर रहा है, जो प्रेशर को कांग्रेस के लिए मैनेज करने की कोशिश कर रहा है? ये क्रेडिबिलिटी पे उनके सवाल है। क्या वो कांग्रेस के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटेजी के तहत ओपन पॉलिटिक्स में है और कांग्रेस के साथ नहीं है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को इफेक्ट किया जा सके, भारतीय जनता पार्टी के वोटों को काटा जा सके? ये एक सवाल है जिसका क्रेडिबल आंसर उनको देना होगा, वरना उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक बना रहेगा। आदरणीय प्रशांत किशोर अपने इंटरव्यू में बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं कि पॉलिसी लेवल पर, गवर्नेंस लेवल पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं किया। जब वो 60% दूसरे लोगों की बात करते हैं, तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव को मिलने वाले वोट्स को अपने साथ क्यों जोड़ते हैं? अगर गवर्नेंस पे आदरणीय अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया होता तो आदरणीय अखिलेश यादव के साथ भी लोग जुड़े होते। लेकिन 2017 के चुनाव में या 2022 के चुनाव में ऐसा तो कुछ दिखा नहीं उत्तर प्रदेश में। तो वो किस सेंस में ये कहते हैं कि 60% जो है वो एंटी बीजेपी वोट है, इसलिए वो सब साथ में आ जाएगा? और फिर आदरणीय प्रशांत किशोर जब गुजरात के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर, तेलंगाना के ऊपर, तमिलनाडु के ऊपर ये कहते हैं कि वो बिहार का पैसा वहां लगा है, बिहार का मेहनत वहां लगा है, वहां पर पूंजी निवेश हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, तो फिर वो किस सेंस में ये कह सकते हैं कि, और कोई भी सेंसिबल व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि उन राज्यों में भी जाके वो 60% वोट को एक साथ कर लेंगे? तो आदरणीय प्रशांत किशोर की नारेबाजी और आदरणीय प्रशांत किशोर की जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी इसमें दिखाई देता है। आदरणीय प्रशांत किशोर खुद में अपनी पॉलिसी को लेकर कंफ्यूज है। 2022 में जब उन्होंने शुरू किया था जनसराज, तो उसमें सिर्फ आदरणीय महात्मा गांधी का फोटो रहता था। अब अंबेडकर जी का भी फोटो आ गया है उसमें। क्या पहले महात्मा गांधी को दिखाना भारत को पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्या महात्मा गांधी? और अगर वो करते हैं तो उसमें आधे बाबा साहब अंबेडकर क्यों आए? इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जाति की पॉलिटिक्स, दलित राजनीति को भी बीच में लेके आना चाहते हैं। और जब वो जाति की पॉलिटिक्स और
पिछड़ों की या दलितों की या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की बात करते हैं, तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि हम जाति की बात नहीं करते? भाई साहब, आप जाति की बात कर रहे हो। आप जब ये कहते हो कि मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को, और जो 60% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनके वोटर नहीं है, उनको लेकर एक ऑप्शन बनाया जा सकता है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दिया जा सकता है, तो आपको ये मानना होगा कि आप राजनीति की बात कर रहे हो, आप जाति की बात कर रहे हो, और ये सिर्फ भुलावा देने की कोशिश है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जाति की बात नहीं कर रहे। आदरणीय प्रशांत किशोर अपनी सामाजिक राजनीतिक विरासत बताते हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर अपनी सामाजिक राजनीतिक विचारधारा बताते हैं कि वो अंबेडकर के नजदीक है, वो महात्मा गांधी के नजदीक है। वो कहते हैं कि सिद्धांत रूप पे मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा विरोध है। अब महात्मा गांधी का आइडिया तो राम राज्य का था, महात्मा गांधी का आइडिया हे राम का था, महात्मा गांधी का आइडिया ये था कि देश में राम राज्य होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया ये था कि मुसलमान जो है उनका ब्रदरहुड अपने आपस का ब्रदरहुड है, सिर्फ मुस्लिमों के लिए ब्रदरहुड है। अंबेडकर ये मानते थे कि जब भारत का विभाजन हुआ तो पूरे के पूरे जनसंख्या का भी विभाजन होना चाहिए था और जनसंख्या का ट्रांसफर होना चाहिए था। तो जब आदरणीय अंबेडकर के ये विचार थे, आदरणीय महात्मा गांधी के ये विचार थे, तो इन विचारों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद धर्म की बात करना, और मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं इस बात को कि अगर देश के बहुसंख्यकों की बात करना अपराध है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। अगर देश के हिंदुओं की बात करना अपराध है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को यह करते रहना चाहिए। मुझे ये बात बताइए आप कि धर्म की बात छोड़कर, हिंदुओं की बात भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कौन सी पार्टी करती है? और अगर जब भारतीय जनता पार्टी ये बात करती है तो इस पॉइंट को छोड़कर बाकी पॉलिसीज में किस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से अलग है, उनको इसको बताना चाहिए, इसको लोगों को बताना चाहिए कि उनके क्या विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी से अलग है या भारतीय जनता पार्टी से बेहतर है। सिर्फ ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा सैद्धांतिक विरोध है, और सिर्फ ये कह देना कि इसलिए वो 60% वोट्स पूरे हमारे साथ जुड़े, ये थेथरोलॉजी है। बिहार में ये वर्ड बहुत अच्छे से सब लोग समझते हैं, ये कंप्लीट थेथरोलॉजी है, बेसलेस बात है। आदरणीय प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी पर बहुत अच्छा कटाक्ष किया कि आदरणीय सम्राट चौधरी को खुद नहीं पता है कि विधानसभा चुनाव में उनको वोट मिलेगा या नहीं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसके बारे में ज्यादा उनको नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत सटीक बात है और भारतीय जनता पार्टी को भी इससे सीखना चाहिए कि वो कंकड़ बीनने जो निकलते हैं ना, और किसी को भी उठाकर ले आते हैं। सम्राट चौधरी जीवन भर आरजेडी के साथ उनके पिता रहे, उनके पिता आदरणीय शकुनी चौधरी हमेशा आरजेडी के साथ रहे, मंत्री रहे। सम्राट चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग हुए थे तो सर पे मुरेठा बांध के घूमा करते थे कि जब तक नीतीश जी को सरकार से नहीं हटाएंगे ये मुरेठा नहीं खुलेगा। आजकल वो मुरेठा खुल गया है और वो खुद उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कंकड़ बीनने से जरूर बचना चाहिए, और ये कटाक्ष बहुत जबरदस्त था, वेरी इंप्रेसिव। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर की भी बात में, और आदरणीय प्रशांत किशोर जिस तरह की बातें करते हैं और जिस तरह की लफाजी करते हैं बेसिकली, उसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव की छवि है, और वो जो छवि है ना, वो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा ही है। उस तरह की बातें करने वाला कोई पॉलिटिशियन बिहार में बहुत अच्छा कर लेगा। अब मुझे ये शक है क्योंकि 90s का वो दौर, 80s का वो दौर बीत चुका है, अब लोग ज्यादा अवेयर हैं और सिर्फ इस तरह के लफाजी पर वोट नहीं देने। वो नौकरी कैसे देंगे, वो रोजगार कैसे देंगे? वो कह तो रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, अब लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार को वो वोट नहीं देंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, उन्होंने ये जो कहा था कि 25 सीट से ज्यादा नहीं आएंगे, इसके लिए उनको माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो नहीं होने जा रहा। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर को ये क्लियर करना चाहिए कि वो नौकरी, रोजी रोजगार किस तरह देंगे। जो ओवर कॉन्फिडेंस में वो कहते हैं कि छठ में आप आएंगे, हमें वोट देंगे, उसके बाद आपको 15,000 12,000 की नौकरी करने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो उनको बताना पड़ेगा कि वो कैसे। और जो साइलेंट वोटर्स को, जो महिला वोटर्स को वो ओवरलुक कर रहे हैं, महिला वोटर्स में जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री के 5 किलो अनाज का या आदरणीय नीतीश कुमार के विमेन एम्पावरमेंट का जिस तरह का इफेक्ट है, उसको दूर करना, उसको चैलेंज कर पाना आदरणीय प्रशांत किशोर के बस की बात कम से कम इस चुनाव में तो बिल्कुल नहीं है। आदरणीय प्रशांत किशोर बताते हैं कि बिहार में जब वो घूम रहे थे तो उनको ऐसे भी लोग मिले जिनके तन पे कपड़े नहीं है, लेकिन वो समाजवाद और इजराइल फिलिस्तीन और बहुत बड़ी बड़ी बातों पर बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। ऐसे कितने % लोग हैं? अपवाद को आप नियम मत बनाइए, ऐसे लोग नहीं है। बिहार में शिक्षा की स्थिति आप ही कहते हैं गड़बड़ है, तो क्या आप मानते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत सही है और पिछले 35 सालों में सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है?
आप सही में कांग्रेस के लिए कहीं फील्डिंग तो नहीं कर रहे? बहुत बड़ा सवाल है आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। आदरणीय प्रशांत किशोर के सुपर डुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स कॉन्फिडेंस के लेवल का जो बात है, वो कहते हैं कि आम लोग बहुत समझदार हैं और उनको अनकंट्रोल्ड मोदी नहीं चाहिए थे, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें ही दी। यही आदरणीय प्रशांत किशोर 2024 के चुनाव के पहले कह रहे थे कि 300 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, दूसरी बात कि आदरणीय प्रशांत किशोर जो ये कह रहे हैं 240 सीटें ही दी, ये कौन सा थर्मामीटर है जो लोग ये नाप सकते हैं कि इतनी सीटें आएंगी तो मोदी कंट्रोल में रहेंगे? आदरणीय चिदंबरम तो कह रहे हैं कि 240 सीट वाले मोदी या 300 सीट वाले मोदी में कोई अंतर नहीं है। फिर आदरणीय प्रशांत किशोर इतने सुपर एक्साइटेड और सुपर कॉन्फिडेंट होकर कैसे ये बातें कह लेते हैं, भगवान जाने। उनकी बड़ी बड़ी बातें और उनका ओवर कॉन्फिडेंस बिहार के अभी हालिया उपचुनाव में दिखा, जिसमें उनको एक भी सीट नहीं आई, एक आध जगह उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। और वो ये कह रहे हैं कि ये 10% जो वोट उनको आया, इस 10% तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को 20 साल लगा। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, उस समय माइक और भोंपू लगाकर प्रचार किया जाता था। आदरणीय प्रशांत किशोर की तरह सोशल मीडिया नहीं था, आदरणीय प्रशांत किशोर की तरह इंटरव्यू देने के लिए प्राइवेट न्यूज चैनल्स नहीं थे, एक दूरदर्शन था, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की थी, इसलिए उसको नहीं दिखाया जाता था। आदरणीय प्रशांत किशोर अगर ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी छलांग लगाई है, तो आज के डेट में 10% वोट कुछ नहीं है। कोई भी अगर खड़ा होगा ना, कोई एक पार्टी का सिंबल लेकर और ऐसे व्यक्ति का साथ लेकर जिसको थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, तो 10% वोट बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, यही ओवर कॉन्फिडेंस आदरणीय प्रशांत किशोर को डुबाएगा बिहार के चुनाव में। 2025 के रिजल्ट पे हम लोग जरूर बात करेंगे और उसमें आदरणीय प्रशांत किशोर के बारे में जरूर बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर मेरे बहुत वन ऑफ द फेवरेट्स में है, उनकी स्ट्रेटेजीज बहुत जबरदस्त रहती है और इसलिए मैं उनके बारे में बात हमेशा करता हूं, चाहे प्रो हो या कौन हो, लेकिन मैं उनके बारे में बात जरूर करता हूं क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजी है, उनकी जो सोच है, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, मैं बिग फैन। आज भी 10% वोट पर खुश होना, 80% हिंदुओं में 40% वोट मिलना, क्या वो 40% सिर्फ हिंदुओं का मिला? अच्छा, उसमें कास्ट नहीं है क्या? और अगर उसमें कास्ट है तो फिर वो किस तरह माई समीकरण और इन चीजों को लेकर के इतने एंश्योर हो जाते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार और एनडीए की गवर्नमेंट नहीं आएगी? और महिला वोटर, साइलेंट वोटर्स को जो वो ओवरलुक कर रहे हैं ना, ये उनकी हार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार फैक्टर होने वाला है इस 2025 के चुनाव में। सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी जो आदरणीय प्रशांत किशोर के पास नहीं है, जिसको उनको प्रूव करना होगा, वो ये है कि आदरणीय नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटाते हुए और पार्टी से निकालते हुए उनके बारे में बताया था कि उनको 2015 के चुनाव के बाद अपनी पार्टी में उन्होंने आदरणीय अमित शाह के कहने पर लिया था। आदरणीय प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो आदरणीय नीतीश कुमार ने उनको भी बेवकूफ बनाया और उनसे सपोर्ट ले लिया 2015 में, और उसका भी वो प्रायश्चित कर रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे थे तो आदरणीय अमित शाह के कहने पर वो जेडीयू में चले गए। जब वो कांग्रेस को प्रेजेंटेशन देते हैं, वहां बात नहीं बनती और अपनी एक पार्टी बना लेते हैं। ये जो क्रेडिबिलिटी का संकट है, वो खुद कहते हैं कि वो फोन उठाकर किसी से भी बात कर सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री से भी चाहें तो बात कर सकते हैं। इसलिए ये जो क्रेडिबिलिटी का संकट है, ये उनको आदरणीय ओवैसी की तरह हर पार्टी का बी टीम बना देगा और कुछ नहीं है उनका। और 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी ये सारी गलतफहमियां, सारे ओवर कॉन्फिडेंस दूर हो जाएंगे। उनकी राजनीति, उनके साथ जो आए हुए पूर्व नौकरशाह हैं, उनके साथ जो आए हुए वर्तमान नौकरशाह जो रिजाइन करके आए हैं, और उन लोगों ने जिस तरह उनके साथ आए, जिस तरह उनका साथ छोड़ा और जिस तरह से एक दगे हुए कारतूस सारे के सारे उनके साथ जुटे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है कि आदरणीय प्रशांत किशोर बहुत अच्छे से धूल फांके बिहार की और वो चुनाव में बहुत अच्छे से हार जाएं। बिहार ने आदरणीय जेपी का आंदोलन, मैं बार बार कहता हूं, जेपी का आंदोलन देखा है। हमारी पीढ़ी ने, जो अभी हालिया वोटर हैं, उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखा है। और आदरणीय प्रशांत किशोर अपने आप को उनसे कितने भी स्टैंड अपार्ट करने की कोशिश कर लें, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटेजी है, जो थिंकिंग है और जिस तरह की नीतियां वो राजनीति के क्षेत्र में जो वो बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी को जिस तरह से कांग्रेस का सपोर्ट मिला था और एक तरह से कांग्रेस का आरोप भी लगता है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने खड़ा किया था ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को रोक सके और लोगों के फ्रस्ट्रेशन के लिए एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम कर सके, जो ज्यादा प्रेशर होने पे उस प्रेशर को निकाले। उसी तरह आदरणीय प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में
कांग्रेस के प्रेजेंटेशन के बाद जिस तरह से अपना जन सुराज लेके आए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को उनको आंसर करना ही चाहिए। आगे भी आदरणीय प्रशांत किशोर के बारे में हम लोग कम से कम बिहार विधानसभा चुनावों तक और चुनाव के रिजल्ट के बाद जरूर बात करेंगे। धन्यवाद।